तो साथियों, आज आपके सामने दिल्ली के मशहूर एडवोकेट श्री राजेश श्रीवास्तव जी हैं और राजेश श्रीवास्तव जी को अपने क्षेत्र में 21 साल से अधिक का अनुभव है। यह यहाँ के विभिन्न कोर्ट्स में इंक्लूडिंग हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनकी विशेषता का क्षेत्र है कारपोरेट, सिविल, प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल आल्सो। तो लोगों को बड़ी शिकायत रहती है कि राजेश जी से उनको मुलाकात का मौका नहीं मिलता है। तो आज हमने राजेश जी से प्रार्थना की और हमारा सौभाग्य है कि आज राजेश जी हमारे साथ हैं और पाठकों के बहुत से पत्र आए हैं। उनकी कुछ समस्याओं को हम उनके सामने रखेंगे और वो एक एक करके उन समस्याओं का हल देंगे। तो राजेश जी, क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? जी जी, नमस्कार। नमस्कार जी जी जी। राजेश जी, पहला पत्र हमें मिला है बलिया से राम खेलावन जी का, और राम खेलावन जी ये लिखते हैं कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई है और उनकी एक वसीयत उनके एक बक्से में मिली है और वो दो भाई हैं, मतलब वो हैं और उनके भाई हैं। तो वो ये जानना चाहते हैं कि अब इसमें किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। जी देखिए, वसीयत के केस में अगर कोई भी प्रॉपर्टी क्लेम करना चाहता है, अगर दो भाई हैं तो उनको तो सबसे पहले वसीयत को कोर्ट में ले जाना पड़ेगा और इसमें एक प्रोसीजर होता है कोर्ट के थ्रू, इसको कहते हैं प्रोबेट लेना इसको बोलते हैं। राजेश जी, मैं आपको एक सेकंड बीच में रोकता हूं क्योंकि उन्होंने ये भी लिखा है कि ये वसीयत जो है वो सिर्फ उनके बड़े भाई के नाम से है, इसमें उनका कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो क्या इसमें वो कैसे आगे बढ़ें कि प्रॉपर्टी में उनको भी समान हिस्सा मिल सके? नहीं, अगर प्रॉपर्टी में समान हिस्सा लेने की बात ये कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो, अगर विल की बात करते हैं तो विल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर उसमें उनके ब्रदर का ही नाम है और वो विल के थ्रू जाना चाहते हैं तो विल के थ्रू उनके ब्रदर के नाम ही प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद अगर उनका ब्रदर चाहे तो उसमें से वो फर्दर वो हिस्सा अपने भाई को दे सकता है। उस विल के थ्रू वो क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दरअसल उनका कहना यह है कि एक कागज पे सिर्फ जो है उनके पिताजी ने जो है वो लिख रखा है और ये प्रॉपर्टी अपने उनके बड़े भाई के नाम कर दी है और इसमें दो गवाहान के दस्तखत है, इसमें कोई स्टाम्प पेपर नहीं। तो क्या ये विल मानी जाएगी, वसीयत मानी जाएगी? नहीं नहीं, इसमें ऐसे प्लेन तो इस विल को नहीं माना जाएगा। इसको कोर्ट में ही लेके जाएंगे। कोर्ट में जाने के बाद ही कोर्ट ही इस पर डिसीजन लेगी कि इस विल को माना जाए, ये विल वैलिड है या नहीं है। इसमें गवाहों को बुला के उनकी पूछताछ करी जाएगी और जब ये कोर्ट सेटिस्फाइड होएगी तभी जाके विल के फेवर में ये प्रोबेट इशू करेगी, तभी ये विल मानी जाएगी। जी जी जी। इसका मतलब है कि इनको ये राय दी जाए कि ये इस विल को कोर्ट में कंटेस्ट कर दें। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, और उसके बाद हो सकता है कि ये विल जो है वो सही मानी जाए या गलत मानी जाए। अगर कोर्ट इसको सही मानता है तो फिर जो है इससे फर्क नहीं पड़ता है कि खाली एक कागज पे लिखा हुआ है, कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं है, मतलब रजिस्टर्ड नहीं है, तो भी ये विल मानी जाएगी अगर सही है तो। और ये इसकी ये संपत्ति जो है उनके भाई को ही मिलेगी। इसमें दो चीजें होती हैं। देखिए, विल को अनरजिस्टर्ड विल भी मान सकते हैं, उसको अनरजिस्टर्ड भी रहे या रजिस्टर्ड रहे, दोनों से फर्क नहीं पड़ता। अगर एक विल है और अनरजिस्टर्ड है तो ये भी वैलिड विल मानी जाएगी। इसको भी कोर्ट में ले जाके आपको चैलेंज अगर करना है तो कोई चैलेंज कर सकता है, बट ये भी वैलिड ही मानी जाएगी। अगर इस केस में अगर दो विल है, विल है, तीन विल है, मतलब एक ही प्रॉपर्टी के अलग अलग कई लोग विल बना देते, कोई रजिस्टर्ड होती, कुछ अनरजिस्टर्ड होती है। तो अगर कोई भी रजिस्टर्ड विल है इसमें और कोई अनरजिस्टर्ड विल है, भले ही अनरजिस्टर्ड विल पहले की हो और रजिस्टर्ड विल बाद की हो, तो जो रजिस्टर्ड विल होगी वो ही मानी जाएगी। या रजिस्टर्ड विल पहले की हो, अनरजिस्टर्ड विल बाद की हो, तब भी रजिस्टर्ड विल ही मानी जाएगी। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि रजिस्टर्ड विल जो प्रीवेल
over the unregistered will. ये इशू है जी। तो राम खेलावन जी को राजेश जी की राय यही है कि ये बिल तो मानी जाएगी, चाहे सादे कागज पे लिखी हुई है, और अगर कोई दूसरी बिल नहीं है और रजिस्टर्ड बिल भी नहीं है कोई, तो ये बिल जो है मानी जाएगी, लेकिन कोर्ट इसका सत्यापन करेगा, और अगर ये कोर्ट पाता है कि ये बिल सही है तो फिर जो है ये प्रॉपर्टी भाई को मिलने की संभावना ज़्यादा है। मतलब ये कि आप राय ले सकते हैं किसी वकील से जो आपके आसपास हो और जो प्रॉपर्टी का काम देखते हैं। तो राम खेलावन जी के इस पत्र के बाद एक दूसरा पत्र भी लेते हैं, और यह पत्र जो है बदायूं से लिखा है रमेश जी ने। बदायूं से रमेश जी लिखते हैं कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी जो है वो खरीदी, उसकी रजिस्ट्री भी करा ली, लेकिन अब बैंक से उनको नोटिस मिला है कि ये प्रॉपर्टी बैंक में मॉर्गेज है किसी लोन में, और बैंक इससे वसूली की कार्रवाई करना चाहता है, जबकि उन्होंने पूरा पैसा देकर के इसको खरीदा है, और रजिस्ट्री भी उनके पास ओरिजिनल में है, लेकिन बैंक कह रहा है कि रजिस्ट्री उनके पास रखी है। तो अब ये क्या करें, इनके समझ में नहीं आ रहा है। लगता है इनके साथ धोखाधड़ी हो गया है क्या राजेश जी? नहीं, इस केस में तो ये जो केस लग रहा है ये तो पूरा का पूरा धोखाधड़ी का ही केस लग रहा है। जिन्होंने भी प्रॉपर्टी इसमें बेची है तो ये डुप्लीकेट कागज के आधार पे ही प्रॉपर्टी बेची है, तो इसमें तो पूरा का पूरा केस फ्रॉड और चीटिंग का ही है। तो इसमें यही एडवाइस रहेगी कि ये फर्दर स्टेप लें, कानूनी कार्रवाई करें जिससे इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है। और दूसरी चीज ये है कि आगे के लिए भी एडवाइस और लोगों के लिए भी यही है कि कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले तो जितने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होते हैं, जिसको हम लीगल स्क्रूटनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं प्रॉपर्टी की, वो पूरा का पूरा कंप्लीट करें, जिसमें ये प्रॉपर्टी कोई मॉर्गेज है या नहीं है, या इस पर कोई डिस्प्यूट है या नहीं है, ये सारी चीजें देखने के बाद ही आगे प्रॉपर्टी खरीदे। तो इस केस में अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो रखी है, पेपर ओरिजिनल बैंक के पास पड़े हैं और इनके नाम कोई रजिस्ट्री हो गई है, तो इट्स क्लियर केस ऑफ चीटिंग बाय द पार्टी। तो इसमें आप क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हैं और कंपनसेशन के लिए अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट को। हो। तो आपके कहने का मतलब ये है कि रमेश जी के पास जो प्रॉपर्टी के कागजात हैं, और ये पता चल जाता है कि जिसने इनको बेचा उसने इनके साथ फ्रॉड करके जो है ये बेचकर रजिस्ट्री कर दी है, तो इनका कोई रिकोर्स बैंक के अगेंस्ट नहीं बनता, और बैंक जो है इनकी संपत्ति पे कब्जा कर सकता है। इनका रिकोर्स जो बनता है वो बेचने वाले के विरुद्ध बनता है, और उसके ऊपर 420 का क्रिमिनल केस करके अपना पैसा वसूल सकते हैं, लेकिन बैंक को नहीं रोक सकते कि वो इनकी प्रॉपर्टी से वसूली की कार्रवाई करे। क्या मैं सही कह रहा हूँ राजेश जी? बिल्कुल, जब ओरिजिनल पेपर्स बैंक के पास हैं तो उस केस में प्रॉपर्टी नहीं है। हो। तो रमेश जी, आपको राय मिल गई है, आपके साथ ऐसा लगता है कि अच्छी खासी धोखाधड़ी हो गई है। अब उचित ये होगा कि आप पहले बैंक से वेरीफाई कर लें, अगर उनके पास ओरिजिनल दस्तावेज हैं तो आपको ये मकान जो है बैंक कब्जा ले सकता है, अपनी वसूली की कार्रवाई कर सकता है, और जिसने आपको बेचा है अब आप उसे ढूंढिए, उसके विरुद्ध चाहे FIR कीजिए, चाहे कोर्ट में जाइए और उससे अपना पैसा वसूल कीजिए। तो चलिए, आज इन दो महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आपको राजेश जी से मिल गए, और राजेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बहुमूल्य राय दी जो लोगों को समझ में आएगी, और हम आमजन से भी ये कहना चाहते हैं कि राजेश जी के अनुभव का फायदा उठाना चाहें तो राजेश जी का मोबाइल नंबर नीचे चल रहा है, आप राजेश जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आवश्यकता समझते हैं आप और राजेश जी, तो व्यक्तिगत रूप से भी मुलाकात करके राय ले सकते हैं या आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और राजेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि समय समय पर आप कुछ समय हमको भी दें, और जिससे कि हम जनता के कुछ सवालों को आपके सामने रख सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू लिसनर्स, थैंक यू। और आपसे ये भी प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप दिन प्रतिदिन आने वाली कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए आपको समुचित राय राजेश जी से मिल सके। धन्यवाद।